आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो 36 घंटे व्रत वाले छठ पर्व को देवभूमि में भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आज सुबह हजारों की संख्या में महिलाएं उत्तराखंड के घाटों पर नजर आई। देहरादून, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की और हरिद्वार समेत हर शहर में घाट बनाए गए थे, जहां पर महिलाओं ने 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को तो 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उत्तराखंड की 6 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, जिसमें आप इस पर्व के रंगों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो घाट है वहां पर महिलाओं की भीड़ आज सुबह सुबह देखने को मिली। देहरादून, रुद्रपुर, रुड़की, खटीमा, हरिद्वार और काशीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी आस्था के इस महापर्व में बेहद रौनक देखने को मिली। सुबह से ही जो महिलाएं थी वो घाटों पर पहुंची और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद जो 36 घंटे का निर्जला व्रत था वो प्रसाद खाकर इन महिलाओं ने तोड़ा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही इन घाटों पर और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चाहे घाटों को लेकर बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, इस बार पूरे प्रशासन की तैयारी थी और इस पर जो लोग थे वो भी काफी संतुष्ट नजर आए। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से उत्तराखंड में छठ पर्व की धूम देखने को मिली। और देहरादून के घाटों पर आज सुबह 5 बजे ही महिलाएं पहुंच गई। पानी में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार करने लगी और जैसे ही सूर्योदय हुआ महिलाओं ने अर्घ्य दिया और अपना व्रत पूरा किया। छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना का पर्व छठ पर्व आज समापन हो गया है। 36 घंटे की लंबे व्रत के बाद इस पर्व का आज समापन हुआ है और देखेंगे तो मेरे पीछे तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्यदेव की उपासना कर रही हैं। जैसे ही सूर्यदेव की किरणें इन लोगों को नजर आई वैसे ही सूर्यदेव की उपासना का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं पिछले 1.5 घंटे से इसी जो तालाब बनाया गया था यहाँ पर पानी में खड़ी हुई हैं और भगवान सूर्य के उगने का इंतजार कर रही थी। पिछले 36 घंटों से निर्जल होकर इन महिलाओं ने व्रत रखा था। सुख समृद्धि और निरोग्य रहे संसार और परिवार खुश रहे, उसके लिए ये व्रत रखा जाता है और एक प्रकृति का भी बड़ा मैसेज इस पर्व के माध्यम से जाता है। और आप देखेंगे तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से जो केले होते हैं और जो केले का पौधा होता है जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, गन्ने होते हैं जो प्रकृति का एक संदेश देता है, उसको आप यहाँ देखेंगे, नजर आएंगे आपको खूबसूरत तरीके से। तमाम लोग जो हैं भगवान भास्कर की आराधना कर रहे थे, छठी मैया की पूजा कर रहे थे और वो वक्त अब खत्म हो गया है। और देखिए तमाम जो महिलाएं हैं जिन्होंने 36 घंटे निर्जल होकर ये व्रत रखा था वो गंगा अब स्नान करके पानी में और अब व्रत अपना खोलने जाएंगी। एक हमारे साथ एक है, अब आप बताइए कितना लंबा व्रत रखा गया था, कैसे ये पूरा किया गया? ये 24 घंटा हो गया है। 24 घंटे में व्रत रखे हैं और भूखे प्यासे हैं और अब जैसे सूर्य देव उदय हो गया है उस टाइम से अब इन लोग के व्रत खत्म हो गया है। आपके परिवार से किसने व्रत रखा था? मेरे परिवार से 2 रखे हैं, दोनों बहुत अच्छे से हैं और ठीक ठाक है और बाकी बात ये पर्व आज मेरे खत्म हो गया है। क्या विशेष किया आपने इस बार पूजा के लिए, सूर्य की पूजा के लिए, माँ छठी मैया की पूजा के लिए क्या क्या सामान लेके आए थे, क्या किया आपने? केला होते हैं, ठकुआ होते हैं और अदरक और नींबू, फल फ्रूट जितने होते हैं वो सब रहते हैं और सूर्य महाराज के चढ़ावा चढ़ते हैं और उनके चक्कर से सब रहते हैं। देखिए इनके परिवार से 2 महिलाओं ने छठी मैया का व्रत रखा था और वो व्रत अब पूरी तरह से संपन्न हो गया है। अब छठी मैया का जिन महिलाओं ने व्रत रखा था वो अब सूर्य की आराधना के बाद, माँ छठी मैया की पूजा के बाद अपना व्रत खोल देंगी और जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद अब वो ग्रहण करेंगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी, क्योंकि पिछले 36 घंटों से ये व्रत रखा गया था और निर्जल होकर जो महिलाएं 36 घंटों से व्रत रखती हैं वो इस तरह से सुबह लगभग 5 बजे से इस जो पोखर बनाया गया पानी, इसमें भगवान जो सूर्यदेव है उनकी आराधना के लिए खड़ी हुई थी और वो आराधना उन्होंने अब खत्म कर दी है और व्रत को संपन्न कर दिया गया था। आप देख रहे हैं तो तमाम जो महिलाएं हैं पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी पानी में, वो अब यहाँ से निकल कर जा रही हैं और अब प्रसाद ग्रहण करेंगी। व्रत का जो सिलसिला है, छठी मैया का जो पर्व है ये अब समापन की ओर है और समाप्त कर दिया गया था। छठी मैया से जो भी उन्होंने आराधना की है परिवार की सुख समृद्धि के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए, वो उसकी उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस सूर्यदेव की जो छठा है वो आपको नजर आ रही है किस तरह से अब संसार में फैलने लगी है, उसी की आराधना के लिए यह पर्व रखा गया था। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो छठ की रौनक कैसी है उत्तराखंड में और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात की केवड़िया, जहां इस वक्त रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। हम जैसा भारत देख रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य
सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, हमारे अंतर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर एहसास नहीं होता है। कभी कभी ओझल हो जाती है, लेकिन आप देखिए, जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आपदा उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिमी हिस्से में, ये मायने नहीं रखती है। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ खड़ा हो जाता है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। कोरोना का इतना बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने है। ताली थाली की भावनात्मक एकजुटता से लेकर राशन, दवाई और वैक्सीन के सहयोग तक देश एक परिवार की तरह आगे बढ़ा। सीमा पर या सीमा के पार जब भारत की सेना शौर्य दिखाती है तो पूरे देश में एक जैसे जज्बात होते हैं, एक जैसा जज्बा होता है। जब ओलंपिक्स में भारत के युवा तिरंगे की शान बढ़ाते हैं तो पूरे देश में एक जैसा जश्न मनता है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है। हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक दूसरे के लिए अपनापन, ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी है। और साथियों, भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है। आज से नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है। इसलिए गुलामी के सैकड़ों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें तो विधानसभा सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी। आपको बता दें कि बैठक में सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सत्र देहरादून में हो सकता है और इसकी तारीख 9 नवंबर के बाद हो सकती है। और चलिए, पंकज राणा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। पंकज, विधानसभा सत्र होने वाला है, लेकिन संशय अभी तक बना हुआ है कि देहरादून या फिर गैरसैंण, आखिरकार कहां होगा?
इसी संशय को खत्म करने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में 3 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी दलों के विधायक और नेता मौजूद रहेंगे और वो तय करेंगे कि जो सत्र है वो गैरसैंण में किया जाना चाहिए, देहरादून में किया जाना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण देखिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी और हाल ही में जब धामी सरकार 2 का गठन हुआ था, उसके बाद एक सत्र हुआ था वो यहीं पर देहरादून की विधानसभा में किया था, जबकि उस वक्त गर्मियों का वक्त चल रहा था, लेकिन उसके बाद कोई सत्र भी उत्तराखंड में नहीं हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित किया जाए, लेकिन क्योंकि गैरसैंण पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी है और पहाड़ों पर बनी हुई विधानसभा है, वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार वहाँ बन जाता है भराड़ीसैंण की जगह पर। तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ पर सत्र कराना ठीक होगा या नहीं होगा, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, तमाम जो कर्मचारी, पुलिसकर्मी और तमाम जो लोग वहाँ जाएंगे उनके ठहरने, खाने और तमाम चीज़ों के लिए क्या व्यवस्था होंगी, उसी सभी को लेकर ये मंथन किया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि भाजपा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन ग्रीष्मकाल के दौरान तो वहाँ सत्र नहीं किया जाता और शीतकाल में वहाँ सत्र किया जाता है। फिर पिछले दौरान सत्र करने को लेकर चर्चा जरूर की गई थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि देखिए उस वक्त चारधाम यात्रा पीक पर थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आ रहे थे, उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को ना हो, क्योंकि पूरी सरकारी तंत्र गैरसैंण में पहुँचता है और वही रूट जो चारधाम यात्रा का है, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का है, तो दिक्कतें ना हो इसलिए सत्र को देहरादून में ही आहूत कराया गया था। और आज इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बुलाई है कि वो सभी दलों के नेताओं से, विधायकों से बातचीत करेंगे कि सत्र को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कब होना चाहिए, लिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय एकता और देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए आज खटीमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और देश भर के धावकों के साथ दौड़ भी लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज खटीमा में दौड़ लगाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम भी किया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज खटीमा में इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हिमाचल में दोबारा कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड का रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोई अंतर नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे प्रदेश में आया हूं। एक सा भाई भाई का जो रिश्ता है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। और अभी भाई बलवीर वर्मा जी बोल रहे थे यहाँ से कि बहुत सारी इनका क्षेत्र पंचायत, बीडीसी क्षेत्र ऐसे हैं कि इनको उत्तराखंड के रास्तों से ही होकर जाना पड़ता है, तो पता ही नहीं लगता कि कहां पर हिमाचल है और कहां पर उत्तराखंड आ गया है। कई बार हम ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं यहां आने से पहले डाक पत्थर में बैराज का निरीक्षण कर रहा था। थोड़ा आने में यहाँ विलंब हो रहा था, हेलीकॉप्टर लेट हो रहा था, तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि ये बैराज इधर बना हुआ है, पावर हाउस भी उत्तराखंड में है, लेकिन उसका जो रिवर बैंक है, जो उसके कोने हैं, मैंने कहा ये कोने कहाँ हैं? बोले ये सब हिमाचल में है। ये जरूर है कि हम सबके ये रेखाओं का सीमांकन हो रखा है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं प्रदेश सरकार को एचएमटी की जमीन हस्तांतरण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भी उन्होंने तंज किया। अजय भट्ट ने हरीश रावत को परमहंस कह डाला। एचएमटी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सब जानते हैं, और नारायण दत्त तिवारी जी ने जब खोली अच्छी भी चली, लेकिन पूरे देश में ही एचएमटी रुक गई, तो उसमें दोष भी किसी का नहीं। अब उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, हमारी सरकार ढूंढ रही है
मैंने तो उसमें जो हमारे रेल के डब्बे होते हैं उसका प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले लिखित रूप में दिया, उसको देखा गया लेकिन फिजिबल नहीं पाया गया था। लिखित है मेरे पास, इसलिए नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार उसमें बहुत अच्छे अच्छे उद्योग आमंत्रित करेगी। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।